हेलो नमस्कार, आप सभी को उज्जवल कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग जो है एक नई क्लास आपके लिए लेके आए हैं। इस क्लास में हम लोग जो है जनरल साइंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जनरल साइंस में जो है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लाइट। और लाइट के जो है हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उज्जवल कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास जनरल साइंस की आपके लिए। ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो है, प्रकाश जो है छोटी छोटी कणों से मिलकर बना हुआ है, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो लाइट का जो चैप्टर है उसका सबसे जो बेसिक क्वेश्चन हम लोग से स्टार्ट करें। बेसिक क्वेश्चन जो वो ये है कि प्रकाश जो है, लाइट हमारी जो है छोटी छोटी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, कणों से मिलकर बनी हुई है, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारे पास में है। पहला ऑप्शन है एटम परमाणु, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा है पॉजिट्रॉन और चौथा ऑप्शन है फोटोन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम जो होता है वो कोई पार्टिकल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो जो है वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा जो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है इसका भी लाइट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल वो एटम के अंदर होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो है क्या होता है, विपरीत जो है कण होता है, एंटी पार्टिकल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया फोटोन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोटोन। ठीक है, अब फोटोन क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फोटोन जो होता है वो एक पार्टिकल होता है, ठीक है, एक कण होता है। अब ये कण जो है ये सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आइंस्टीन ने किया तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता चला कि जो लाइट होती है वो एक छोटी छोटी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया फोटोन। ठीक है, उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, फोटोन। ठीक है, तो ये जो फोटोन होती है क्या करते हैं, ये जो फोटोन होते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है और इससे लाइट पार्टिकल्स जो है जा रहे हैं। तो ये जो लाइट पार्टिकल्स है अपने साथ में क्या कैरी करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं, यानी अपने साथ में क्या लेकर जाते हैं, ऊर्जा लेकर जाते हैं। ठीक है, यानी लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। इन्हीं पार्टिकल्स को, इन्हीं कणों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई। फोटोन जो होता है वो क्या होता है, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारे पास में जो है एक एटम का स्ट्रक्चर है। तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये तो क्या है, न्यूक्लियस हो गया। और उसके बाद में ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कोई भी एटम है, उस एटम को जब हम लोग क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, एटम को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो उस एटम में से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में। देखो क्या होता है, हर एटम से निकलने वाली जो एनर्जी है वो हमको दिखाई नहीं देती। तो एनर्जी जो होती है वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर लाइट की फॉर्म में नहीं होगी तो हमको दिखाई नहीं देगी। जैसे कि मैं बात करता हूं साउंड एनर्जी की, साउंड एनर्जी की, यानी जो ध्वनि जो है वो भी एक टाइप की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती, वो आपको सुनाई देती है। ऐसे ही जो आपका प्रकाश है, ऐसे ही आपका जो प्रकाश है भाई, वो आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ये प्रकाश हमको दिखाई देता है, ये विजिबल रेंज के अंदर आता है। ठीक है, और इसी प्रकार से बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म होती है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो इस वीडियो में वो आपका लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइट जो है, अगर उस एनर्जी की जो रेंज है वो क्या आती है, लाइट के अंदर आती है, तो वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, आपका फोटोन क्लियर है आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है, अब देखिए जो लाइट की जो वेव्स है, लाइट की जो वेव्स है वो किस टाइप की है। ठीक है, तो देखिए जो वेव होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, एक तो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, और एक आपकी होती क्या, ट्रांसवर्स,
वर्स। ठीक है, देखिए अभी पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल है। लाइट क्या है कि पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और इसी दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाइट की जो वेव्स है, यहाँ पे मैंने तरंग वर्ड को यूज किया, मतलब मैं वेव कह रहा हूं लाइट को। तो एक्चुअल में लाइट का जो है, लाइट को हम वेव माने या फिर हम लोग लाइट को रे माने, यानी लाइट को हम लोग किरण माने, पार्टिकल माने, या फिर हम लाइट को वेव माने। तो एक्चुअल में क्या है कि दो अलग अलग थ्योरीज दी गई थी साइंस के अंदर, और उन दोनों थ्योरीज में ये प्रूव हो गया कि लाइट जो है दोनों ही नेचर की होती है। लाइट जो होती है वो, प्रकाश जो होता है क्या करता है, दोहरा चरित्र रखता है। यानी आपकी जो लाइट होती है वो ड्यूअल नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है भाई, ड्यूअल नेचर की होती है। ठीक है, प्रकाश के क्या होते हैं, दो नेचर होती है, दो प्रकृति होती है। एक आपकी होती है कौन सी, वेव, और एक होती है आपकी क्या, पार्टिकल। दूसरी क्या होती है, पार्टिकल यानी कण। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रकाश की जो वेव है, प्रकाश की जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है। तो मैंने बताया कि दो प्रकार की क्या होती है, तरंग होती है। पहली आपकी लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, अब देखो इसको डिस्कस करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में जो है आपका क्या फर्क होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैं दो वेव्स को दिखा रहा हूं, एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल और एक आपकी क्या है बताइए, एक आपकी क्या है बताइए, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, एक वेव ऐसी है जो मीडियम के अंदर जो है कैसे चलती है, तो मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं टू एंड फ्रो। ठीक है, यानी ऐसी वेव जो किसी मीडियम के अंदर आगे और पीछे इस प्रकार से मूव करती है। ठीक है भाई, ऐसी मूव करेगी उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ऐसी वेव जो किसी मीडियम के अंदर क्या करती है, इस प्रकार से मूव करती है। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी अप और डाउन मोशन, जो इस प्रकार का जो मोशन अगर होगा, यानी मीडियम के अंदर इस प्रकार से ट्रेवल करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब हिंदी की बात कर लेते हैं, एक तो होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, और एक होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है, अनुप्रस्थ। तो प्रकाश की जो है तरंग दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है आपकी अनुप्रस्थ। ठीक है, तो जो आपकी प्रकाश की जो वेव है, प्रकाश की जो तरंग है वो कौन सी होती है बताइए भाई, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की, यानी अनुप्रस्थ टाइप की होती है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था साउंड का, यानी ध्वनि का। जो ध्वनि ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, यानी किसी मीडियम के अंदर अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज जो है जा रही है, मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, एनर्जी जा रही है, साउंड एनर्जी जा रही है, वो लॉन्गिट्यूडनली जा रही है, मतलब स्पेस में इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग टू एंड फ्रो यानी बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे का मोशन कहते हैं। ठीक है, तो लाइट जो है वो कैसी होती है भाई, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत, कि जो लाइट जो है वो कैसी होती है, वेव नेचर की होती है। लाइट कैसी होती है भाई, वेव नेचर की होती है। ठीक है, लाइट कैसी होती है भाई, वेव नेचर की होती है। तो लाइट जो है वेव नेचर की होती है, किसने बताया था सबसे पहले, तो मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के रे मतलब पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, वो आपका आइंस्टीन ने दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लाइट का जो वेव नेचर है वो किसने दिया था, तो वो दिया था भाई हाइगन्स ने। ठीक है, हाइगन्स का जो प्रिंसिपल है, हाइगन्स का जो प्रिंसिपल है वो इस चीज को डिफाइन करता है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है वो कैसा होता है, वेव नेचर का होता है बच्चों। और आपका जो पार्टिकल नेचर का होता है वो सबसे पहले किसने बताया था, प्रैक्टिकली किसने बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटो विद्युत प्रभाव। ठीक है, अच्छा उसके बाद में चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे हो गए हाइगन्स महोदय, ये आपके हाइगन्स की फोटो है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, निम्नलिखित में कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, मैंने बताया था आपको लाइट जो है वो एक ऐसी अनुप्रस्थ है, मतलब लाइट जो है अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य मैंने आपको तो बताया था। तो अनुप्रस्थ प्रकार की जो तरंग है वो कौन सी चीज जो है इसको क्या करती है, प्रूव करके दिखाती है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ टाइप की तरंग है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा ध्रुवीकरण और चौथा है आपका अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन।
ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। यानी लाइट जो है एक मीडियम पे टकराती है, टकराने के बाद उस मीडियम में इंटर करती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जो है मूवमेंट जो होता है वो कहलाता है क्या? अपवर्तन कहलाता है। एक आपका विवर्तन होता है, ठीक है ना, विवर्तन, और एक आपका होता है वैयक्तिकरण, ठीक है। अब देखो ध्रुवीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्रुवीकरण का मतलब जान लेते हैं। ध्रुवीकरण को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी लाइट जो वेव होती है, मान लो कि मेरे पास से लाइट का सोर्स है, तो लाइट के सोर्स से निकलने वाली रे हर डायरेक्शन में होती है, हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हर डायरेक्शन में होगा, हर एक एंगल पे होगा, ठीक है। और इन सभी रेज के ऊपर मैं एक आपका यहाँ पे सर्कमफेरेंस ड्रॉ करता हूं, तो मेरे पास एक वेव का पैटर्न बन जाता है। एक क्या बन जाता है? वेव का पैटर्न बन जाता है, ठीक है, एक वेव फ्रंट बन जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हर डायरेक्शन में जो मूव करती है लाइट, अगर मैं उस लाइट को, मान लीजिए कि मेरे पास ये लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट गई और वो हर डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। अब कहता है कि मैं इस लाइट के सोर्स, ये जो प्रकाश का जो मतलब स्रोत है, इसके रास्ते में हम एक ऐसा मेटेरियल रख देता हूं, एक ऐसा मेटेरियल रख देता हूं जो कि लाइट को क्या करता है? पोलराइज करता है, ठीक है। अब ये पोलराइजर फिल्टर जो है, ये पोलराइजर फिल्टर जो है क्या काम करेगा? लाइट के हर डायरेक्शन में जाने वाली लाइट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, केवल एक ही डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं कि जो पोलराइजर है, इसका जो डायरेक्शन वो कैसा है? वर्टिकली है। अगर मैं इस पोलराइजर को मैं क्या कर देता हूं? हॉरिजॉन्टली कर देता हूं, ठीक है। तो लाइट का जो हॉरिजॉन्टल वाला जो मतलब कंपोनेंट है वही इसमें से पार कर पाएगा, लेकिन ये क्या है? वर्टिकल वाले कंपोनेंट है। तो इस लाइट के हर कंपोनेंट में से केवल कौन सा? वर्टिकल वाला कंपोनेंट ही इससे क्या हुआ है? बाहर निकल के आया। तो वहां पे मुझे जो लाइट मिली उसमें केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो केवल एक ही कंपोनेंट मुझे यहाँ पे मिला। इस लाइट को मैं बोलता हूं कैसी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट है। कैसी है? पोलराइज्ड लाइट। अब ये बात इस चीज को प्रूव करता है। अगर मैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखता हूं तो उसमें ये चीज प्रूव नहीं होती है। उसमें लाइट जो है आपका कैसा नेचर दिखाती है? रे नेचर दिखाती है। कैसा नेचर दिखाती है बताओ? रे नेचर, यानी पार्टिकल नेचर को शो करता है रिफ्रैक्शन के अंदर। लेकिन जो पोलराइजेशन जो है आपका, वो जो है इस चीज को प्रूव करता है कि जो लाइट जो होती क्या होती है? हर डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। और उसको जो है पोलराइज जब करते हैं तो पोलराइजेशन के बाद में वो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाती है? उसका एक ही कंपोनेंट हमको दिखाई देता है। ये जो पोलराइज फैक्टर है या फिर पोलराइजर फिल्टर है, ये हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं या फिर हम लोग बाइक पे हेलमेट पहन के चलते हैं, तो क्या होता है? कई बार सामने से जो लाइट, गाड़ी की लाइट हमारे हेलमेट के शीशे पे गिरती है, तो वो लाइट जो ऐसे फैल जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है महंगे अच्छी क्वालिटी के जो हेलमेट लेते हैं, उनमें जो क्या होता है, वो जो ग्लास लगा होता है वो क्या होता है? पोलराइजिंग मटेरियल का बना होता है, ठीक है। पोलराइजिंग मटेरियल का बना होता है, वही मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हेलमेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो सामने से जो लाइट आएगी वो हमारी आंखों के अंदर इस प्रकार से पैटर्न नहीं बनाएगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में एक ही लाइट दिखेगी, उससे हमें सामने देखने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग मटेरियल, ठीक है। या फिर आजकल जो ग्लास होते हैं, सनग्लासेज होते हैं, या फिर हम लोग एक और चीज आपको बताता हूँ, चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण। जैसे कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो हम लोग जो है सूर्य ग्रहण को देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपके रेयर जो आईज है, नंगी आंखें हैं, उनसे हम लोग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनसे जो आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो हमें हार्म कर सकती है, स्किन को डिजीज कर सकती है और आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पेशल टाइप के ग्लास आते हैं। उन ग्लास के अंदर जो मटेरियल होता है, पोलराइजिंग मटेरियल होता है, वो एज ए पोलराइजिंग फिल्टर काम करता है। वो सन से आ रही लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है, ब्लॉक कर देती है, केवल एक ही कंपोनेंट को हमारी आंखों के पास आने देती है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोलराइजिंग फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है एक्सरे जो होता है। एक्सरे जब हम लोग एक्सरे करवाते हैं तो हमें एक्सरे की एक सीट मिलती है, ठीक है। एक ब्लैक कलर की सीट मिलती है एक्सरे की। उस एक्सरे की सीट में से अगर हम लोग सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो हमको जो है बिल्कुल एज ए पोलराइजिंग फिल्टर की तरह काम करेगा। और अब सूर्य की जो किरणें होती है, मान लीजिए सन है और यहाँ पे बहुत सारे लाइट होती है, उस वजह से सन की जो ये बाउंड्री है ये हमको दिखाई नहीं देती है। तो अगर हम लोग ये वाला मेटेरियल यूज करेंगे तो हमें सन केवल ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा दिखाई देगा, मतलब बिल्कुल इसकी रेज को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है।
इस ऐसा कटा हुआ को दिखेगा, अगर उसमें सूर्य में ग्रहण लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं से कटा हुआ मिलेगा, उसका साइड में कुछ चेंज मिलेगा। तो अगर हम उसको साफ देखना चाहते हैं तो हम इस मेटल में से देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर है भाई, लाइट का जो है कौन सा जो है लाइट की कौन सी जो प्रघटना है, मतलब फिनोमिना है, जो ये प्रूव करता है कि लाइट जो है एक अनुप्रस्थ टाइप की किरण है, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं भाई, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको सनग्लासेस बताया था, एक स्पेशल टाइप के सनग्लासेस होते हैं जिन पे लाइट गिरती है तो लाइट को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, ठीक है। केवल एक ही कंपोनेंट को जाने दे रहा है, जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है उसको जाने दे रहा है, और रेड वाले कंपोनेंट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, रेड वाले कंपोनेंट आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पोलराइजिंग सनग्लासेस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, ठीक है। अब लाइट के बारे में एक नई बात और हमको पता चली। अब लाइट के बारे में क्या हुआ, हमको एक नई बात पता चली, वो क्या है आपकी, कि लाइट जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। लाइट जो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की होती है, यानी लाइट जो वेव होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों को मिला के क्या बनती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, हमारी क्या बनती है, प्रकाश की तरंग बनती है, ठीक है। तो कहना है कि सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने ये डिस्कस किया या फिर ये इस चीज की खोज की कि लाइट जो होती है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, वो आपके थे आपके मैक्सवेल जनाब थे, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि लाइट जो होती है वो क्या होती है भाई, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है, विद्युत चुंबकीय स्वरूप जो है वो सबसे पहले किसने बताया था भाई, मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। यंग्स जो थे, यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और न्यूटन जो भाई साहब थे, ये बहुत पुरानी बातें हो गई, ठीक है। लाइट की जो थ्योरी है, मोस्ट ऑफ लाइट ऑफ थ्योरी जो है वो आइंस्टीन ने देने के बाद में आपकी आगे बढ़ी है, ठीक है। और स्नेल जो है, स्नेल्स लॉ जो है, रिफ्लेक्शन के केस में एक लॉ आता है स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, सॉरी, तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो मैक्सवेल ने जो है जनाब ने ये सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय स्वरूप का होता है, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है। ये देखिए भाई, मैंने बताया था कि लाइट जो जब वो ट्रैवल करती है तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो आपका मैक्सवेल ने बताया था कि भाई लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो लाइट के अंदर दोनों कंपोनेंट को दिखाया गया है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपका, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि प्रकाश की जो वेव होती है, लाइट वेव जो होती है, वो आपकी विवर्तन को प्रभाव को शो करती है, ठीक है, विवर्तन उनके अंदर होता है। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, ग्रे मार्डी, कौन थे, ग्रे मार्डी, ठीक है। मैक्सवेल का मैंने बताया था, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, और जो आपकी फोकाल्ट जो साइंटिस्ट थे, वो फोकाल्ट ने आपकी एडी करंट्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। एडी करंट्स आपकी हम आगे कभी आएगा तो बताएंगे, एडी करंट्स होते हैं, ठीक है। एडी करंट्स को हम लोग बोलते हैं फोकाल्ट करंट्स, ठीक है। इन्होंने एडी करंट्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो आपका है मैक्सवेल, मैंने आपको बता ही दिया। और आपका यंग्स जो है, यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया था इंटरफेरेंस के अंदर। ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं भाई, डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। विवर्तन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डाइफ्रैक्शन में ग्रिमाल्डी जो भाई साहब इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, अगर हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है और उस लाइट के सोर्स के सामने मैंने कोई ऑब्स्टिकल, मैंने कोई रुकावट रख दी है, यानी मेरे पास में कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स है और उसमें मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है, एक छोटा सा होल कर दिया है, और उसके पीछे मैंने एक लाइट का सोर्स रखा है, लाइट का क्या रखा है, सोर्स रखा है। तो कहता है कि जो लाइट जो है जब इस छोटे से होल में से निकलती है तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो इस होल के कॉर्नर्स बन रहे हैं, उन कॉर्नर्स पे लाइट क्या हो जाती है बताओ, बैंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है भाई,
बैंड हो जाती है, ठीक है। लाइट का जो ये बैंड होना अबाउट द कॉर्नर्स, नियर द कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पे लाइट जब बैंड हो जाती है उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, विवर्तन बोलते हैं, यानी डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये सबसे पहले किसने बताया था, वही ग्रे-मार्ली ने बताया था, ठीक है। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपको क्वेश्चन का केवल आपको जवाब देना है, इतनी डिटेल्स में आपको नहीं जाना, बस ये याद रखना है कि जो डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना होता है, वो सबसे पहले किसने दिया था, भाई ग्रे-मार्ली ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये ग्रे-मार्ली भाई साहब है, एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। ये आपके कोई काम नहीं आने वाला। उसके बाद में प्रकाश से विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, प्रकाश से विद्युत प्रभाव यानी लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इसको हम लोग बोलेंगे फोटो जो वर्ड है, इसी से हम लोगों ने फोटोन वर्ड को क्या किया था, डिफाइन किया था। फोटोन जो वर्ड आपका पहला ही क्वेश्चन था कि लाइट का जो है पार्टिकल से मिलकर बना उन पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आइंस्टाइन ने ये चीज बताई थी। आइंस्टाइन ने डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था, ये उनका एक्सपेरिमेंट है। और उन्होंने कहा था कि जो आपका जो लाइट जो वो क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, और फोटोन्स क्या करते हैं, एनर्जी को लेकर जाते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर इन महानुभाव का एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं E = mc²। आइंस्टीन का मास एनर्जी का ऊर्जा और द्रव्यमान का जो है एक संबंध जो है वो ये है E = mc², ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखना है, ये कंडीशन तभी काम करती है जब हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स की बातें करते हैं, उन वस्तुओं की बातें करेंगे जिसमें प्रकाश की जो या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल टू क्या होगा, c, यानी c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अगर नियर अबाउट लाइट की वेलोसिटी के बराबर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी हाई वेलोसिटी यानी हाई मूवमेंट वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए ये रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने ये बताया था कि हमारे पास कोई मेटल का सरफेस है, ये कोई मेटल का सरफेस है। आप जानते हैं कि मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी आपकी धातु है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं उस मेटल के अंदर। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर मैं उस मेटल सरफेस के ऊपर, उस मेटल सरफेस के अंदर ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डाल दूं, कहीं और से इलेक्ट्रॉन लाके उन पे डाल दूं, तो कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके आ रहे हैं, ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन आके एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके बाहर आ रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम लोग बोलते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जो इसके ऊपर आके गिर रहे हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चले भाई, नेक्स्ट जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या है, आपके आइंस्टीन है, आप जानते हैं इनको अच्छे से। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, इनमें से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लाइट है, लाइट और आपका क्या है, प्रकाश, ठीक है। लाइट और आपका क्या है, साउंड, ठीक है। साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है, और आपकी जो प्रकाश है, लाइट है, वो भी क्या है, एक टाइप की भाई एनर्जी है, ठीक है। लाइट भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी, ठीक है। एक सेकंड रुकना भी। ओके, लाइट और साउंड ये दोनों ही एनर्जी के रूप है, दोनों ही क्या है, एनर्जी का रूप है, ऊर्जा के स्वरूप है। प्रकाश और ध्वनि कह रहा है कि इनमें से कौन सी घटना ये बताती है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों जो है इन घटनाओं में हो सकता है। तो मैं पहली बात कर रहा हूं विवर्तन की, किसकी बात करता हूं, विवर्तन की। मैंने बताया था डिफ्रैक्शन का पैटर्न, डिफ्रैक्शन का पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन जो वो ये है कि इनमें से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होती, अपने को नहीं बताना है, ठीक है। तो विवर्तन जो है आपका, विवर्तन मैंने बताया था डिफ्रैक्शन, अगर मेरे पास कोई ऑब्स्टेकल है, उसमें छोटा सा होल है, यहां से लाइट जा रही है, तो लाइट क्या हो जाएगी, अबाउट द कॉर्नर्स क्या हो जाएगी, बताइए, बैंड हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी बेटा, बैंड हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन,
अब कहना है कि लाइट की जगह में यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स रख दूं। किसका सोर्स? साउंड का। मान लीजिए कि इस दीवार है, दीवार के अंदर छोटा सा होल है, दीवार के पीछे वाली साइड में मान लो कि रेडियो चल रहा है या फिर कोई साउंड आपका बज रहा है और हम इस तरफ बैठे, तो यहाँ बैठने वाले आदमी और यहाँ बैठने वाले आदमी और यहाँ बैठने वाले आदमी तीनों को साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड जो है सीधी रेखा में ट्रेवल नहीं करता, बल्कि साउंड भी अबाउट द कॉर्नर्स जब जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? बैंड हो जाएगा। यानी विवर्तन जो है उसके अंदर, डिफ्रैक्शन के अंदर जो है आपकी प्रकाश और ध्वनि दोनों ही में काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में मेरे पास एक मिरर है, मिरर के ऊपर क्या करता हूं मैं? लाइट रे डालता हूं, लाइट रे टकराई और कहां चली गई? वापस चली गई। लाइट रे टकराई कहां चलेगी? वापस चली गई। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है उसमें लाइट और साउंड, अगर मैं लाइट की जगह साउंड डालता हूं, साउंड का कोई सोर्स रख दूं और यहाँ पे मैं एक पाइप लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे एक पाइप लगा दूं और यहाँ पे भी एक पाइप लगा दूं, ये 9th क्लास की बुक में ये डायग्राम है। अगर यहां से मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यहाँ टकराएगी और यहां से जाके अगर यहाँ पे कोई सुन रहा है मेरी आवाज और यहां से कोई बोल रहा है तो वो आवाज उसके कान पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। साउंड भी टकराने के बाद में क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो ये वाला भी हो गया। तीसरा आपका अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है भाई, यहाँ पे हवा मान लेते हैं एयर है और यहाँ पे पानी मान लेते हैं यानी वाटर है। ये आपका स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के अंदर यहाँ पे कोई आदमी जो है लाइट लेके खड़ा हुआ, लाइट को यहाँ पे डालता है तो लाइट क्या होती है? इसके अंदर चली जाती है। यानी पानी के अंदर कोई आदमी बैठा है, उसको सनलाइट जो दिखेगी, यानी ऊपर से सनलाइट आ रही है तो वो पानी के अंदर भी जाएगी लाइट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर एक आदमी पानी के अंदर बैठा हुआ है और बाहर से कोई आदमी उसको बोल रहा है तो जो साउंड है वो भी क्या होगा? वो पानी के अंदर जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? यानी पानी के अंदर क्या होता है? मेंढक बैठा हुआ है भाई, और वो मेंढक जो है बारिश के मौसम में पानी के नीचे बैठा हुआ है और बोल रहा है, तो क्या हमको वो आवाज सुनाई देती है क्या? बिल्कुल देती है। यानी पानी में से जो है साउंड आके हवा में से आते हमारे कान के पास पहुंच गया, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो, हवा और पानी का जब हम लेते हैं, मीडियम लेते हैं, तो उसमें अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है, साउंड के केस में भी और लाइट के केस में। तो ये भी सही है, ये वाला भी सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया और ये वाला भी सही हो गया। बच गया कौन? ध्रुवण। ये कौन है? पोलराइजेशन। ये क्या है? पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलराइजेशन हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था और वही डायग्राम आपको फिर से दिखा रहा हूं। ये आपका पोलराइजर है, उसमें आपके क्या था, मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन से यहाँ पे दिखा रहा कि वर्टिकल वाला पोलराइजर है। तो साउंड के अंदर जो आपके कंपोनेंट होते हैं उसमें जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स को पास किया, बाकी को ब्लॉक कर दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर या पोलराइजिंग मटेरियल, ठीक है। और ये लाइट का बीम है। तो कह रहा है कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लाइट डालता हूं तो लाइट जो है एक वाले कंपोनेंट को पास होने देगा, ये वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साउंड का सोर्स रख दूं, साउंड का सोर्स, तो साउंड का सोर्स जो है वो साउंड एनर्जी को एक कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करती। यानी ऐसा आपका एनर्जी लाइट के केस में होता है, बल्कि ध्वनि के केस में ऐसा नहीं होता है। यानी साउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो पोलराइजेशन वाला जो फिनोमिना है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों को एक साथ मतलब काम नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना, किसी अवरोध की कोर से, यानी अवरोध मैंने कहा था क्या? रुकावट। यानी रुकावट अगर आपकी हो रखी है किसी अवरोध की कोर पर, ये रुकावट आपकी हो रखी, यहां से लाइट का मुड़ना, ठीक है। लाइट का क्या कहलाता है? मुड़ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो हमने बताया था विवर्तन। क्या बताया था? विवर्तन, ठीक है। तो विवर्तन क्लियर हो गया। प्रकाश का कॉर्नर्स के पास मुड़ना यानी बैंड हो जाना, अवरोध के ऊपर बैंड हो जाना। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है छोटा सा, यहाँ पे भी खाली जगह, यहाँ पे भी खाली जगह, यहाँ पे लाइट डालते हैं तो भी लाइट क्या होगी बताइए? बैंड होगी। यहाँ पे भी कॉर्नर बना हुआ है, कॉर्नर बना हुआ है, यानी अराउंड द कॉर्नर्स जो है लाइट का बैंड होना या साउंड का बैंड होना क्या कहलाता है बताओ? विवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आपका होल हो गया, यहाँ से जो है एक आदमी बोल रहा है, ठीक है ना, और यहां से आदमी बोलेगा तो यहां से साउंड जो है वो क्या होगा? बैंड होगा, ठीक है ना। इधर बैंड हो रहा है और इधर बैंड हो रहा है, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या करता है बताइए, पुष्टि करता है। ये आपकी तरंग प्रकृति, लाइट का कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति, तरंग का मतलब वेव नेचर, तरंग का मतलब वेव नेचर। मैंने बताया था कि लाइट जो है दोनों नेचर की होती है भाई, एक आपकी पार्टिकल नेचर की, एक आपकी वेव नेचर की। तो कौन सा प्रिंसिपल ये आपको बताता है कि लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है तरंग प्रकृति का होता है। देखिए चार यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एक न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कणिका का मतलब क्या होता है बताओ, पार्टिकल, तो पार्टिकल वाला तो है ही नहीं, ये तो पूछ रहा है वेव वाला। नंबर 2 आपका वैक्टीकरण का सिद्धांत, और नंबर 3 प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, यानी विद्युत चुंबकीय क्या था बताओ, याद करो आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। ये वाला विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है ये पार्टिकल के बारे में बताता है, पार्टिकल नेचर के बारे में। बच गया कौन सा, वैक्टीकरण का सिद्धांत। जो वैक्टीकरण का सिद्धांत होता है वो बताता है आपका क्या, कि लाइट जो होती है बताओ क्या होती है, तरंग प्रकृति की होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब है अगर एक साथ हम लोग दो लाइट के सोर्स रख देते, एक लाइट का सोर्स यहाँ पे, एक लाइट का सोर्स यहाँ से, इससे भी लाइट जाएगी और इस वाले सोर्स से भी लाइट जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आएंगे, जिन पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग स्रोत से आने वाला प्रकाश एक जगह पर मिलता है, तो उस पॉइंट के ऊपर लाइट की जो एनर्जी है उसका पुनः क्या हो जाएगा, पुनः डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब दोबारा से ऊर्जा जो बढ़ जाएगी। उन स्थानों पर जहां पर ये आपस में मिलेंगे वहां पर एनर्जी का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। कहीं पर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो जहां जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा होगी वहां पे आपकी चमकदार पॉइंट बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राइट पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्राइट पॉइंट। और जहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी उनको हम लोग बोलेंगे क्या, डार्क पॉइंट। यानी एक आपका बिल्कुल भी लाइट नहीं देगी, वहां पे डार्क अंधेरा हो जाएगा, और जहां पे लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी वहां पे चमकदार पॉइंट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं वैक्टीकरण का सिद्धांत। यानी इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है या प्रिंसिपल है, ये आपका वेव नेचर को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका डायग्राम जो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम है, ये यही डायग्राम ने आपको भी बताया था कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है। अब ये दोनों होल करने का कारण क्या है, अब ये कारण ये है कि यहाँ पे मैंने एक ही लाइट का सोर्स रखा है, मेरे पास एक ही लाइट का सोर्स है। इस सोर्स से लाइट यहां से भी निकलेगी और यहां से भी निकलेगी, ठीक है। अगर मैं यहां से देखता हूं, मैं इस साइड से देखता हूं, तो मुझे यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स दिख रहे हैं, एक ये वाला सोर्स, एक ये वाला सोर्स। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों सोर्स हैं क्या, ये एक ही सोर्स से आने वाली लाइट से बने हुए हैं। यानी मैंने दीवार के अंदर दो अलग अलग होल किए हुए हैं, लेकिन दोनों से जो लाइट आ रही है वो लाइट पीछे से एक ही सोर्स से आने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स दिख रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या थी, इंटरफेरेंस की जो कंडीशन थी वो ये थी कि दोनों सोर्स जो है वो एक जैसे होने चाहिए। तो अगर मैं अलग अलग सोर्स ले लेता दो, तो दोनों की जो लाइट है वो अलग अलग टाइप की होती। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेम टाइप के लिए ताकि दोनों सोर्स क्या हो, एक ही प्रकार के हों, इसलिए मैंने एक ही सोर्स के कितने सोर्स बना लिए, दो सोर्स बना लिए। कह रहा है कि ये जो फिनोमिना है, इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है, देखिए कहीं कहीं पर तो ब्राइट पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो लाइट ज्यादा है, और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, यानी अंधेरा है। तो ये जो डार्क वाली पॉइंट है और ये वाली ब्राइट वाली पॉइंट है, कहीं कहीं पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, दोनों सोर्स की एनर्जी क्या हो गई, मिक्स हो गई है। कहीं कहीं पे एक एनर्जी नहीं, इसका कारण क्या भाई, इसका कारण ये वाला है। यानी कोई भी लाइट की जो वेव होती है उसमें दो टाइप के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ये वाला आपका क्रस्ट होता है, क्या होता है, ट्रफ होता है, ठीक है। ये एक वाली वेव है, दूसरी कोई वेव आती है वो ऐसे आती है। तो देखिए क्या हो गया, इसका क्रस्ट और इसका क्या आ गया, ट्रफ आ गया। जितनी एनर्जी इसकी ऊपर की साइड में थी उतनी इसकी कहा है, नीचे की साइड में है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई बताओ, कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ पे कैसा पॉइंट दिखेगा बताओ, डार्क, यानी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, यानी आपको अंधेरा दिखेगा, डार्क पॉइंट दिखेगा। अगर ऐसा हो जाए, एक लाइट की वेव ये वाली है और दूसरी लाइट की वेव ये वाली है, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, इसकी एनर्जी
और प्लस इसकी एनर्जी, दोनों की मिक्स होकर क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जहां जहां पर इस प्रकार का फिनोमिना होगा वहां वहां पर ब्राइटनेस आएगी, और जहां पर इस प्रकार का होगा वहां पे क्या होगा, डार्कनेस आएगी। इस घटना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है ना, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका प्रकाश विकिरण की प्रकृति। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, ठीक है, यानी जो लाइट जो रे होती है, लाइट जो रे होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, लाइट जो वो पार्टिकल होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन है पार्टिकल यानी रे बोल देता हूं इसको। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका कैसा है, कण होता है, ये वाला पार्टिकल हो गया, ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल हो गया, और ये वाला क्या हो गया बताओ, तरंग हो गया भाई, सॉरी, ठीक है, ये क्या हो गया, तरंग हो गया। ठीक है, अच्छा, तरंग की जगह क्या कर देता हूं मैं, वेव कर देता हूं। ठीक है, यानी लाइट वेव होती है या पार्टिकल होती है या फिर दोनों होती है, ठीक है, और दोनों के समान नहीं होती। तो हमने बताया था कि जो लाइट जो होती है दो अलग अलग प्रकार की होती है, दोनों प्रकार के नेचर हो सकते हैं, एक आपका पार्टिकल और एक आपका वेव। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए, ये एक आपका लाइट का सोर्स है, दोनों लाइट के सोर्स है। यहाँ पर जो है लाइट को हमने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक कर दिया लाइट, क्या कर दिया बताओ, ब्लॉक कर दिया लाइट को। तो ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट सीधे चली गई है, और यहाँ पे जब मैंने इसको ब्लॉक किया तो लाइट जो बैंड हो गई है। तो अगर लाइट वेव टाइप की होती, लाइट कैसी होती, वेव होती, तो पक्की बात है वेव्स के अंदर क्या होता है, वेव्स के अंदर डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था विवर्तन का, किसका, विवर्तन का, यानी विवर्तन क्या होता है, कॉर्नर्स के ऊपर लाइट का बैंड होने का कहलाता है आपका डाइफ्रैक्शन होता है। तो देखिए लाइट को अगर मैंने यहाँ पे बैरियर लगाया तो ये लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है, मतलब ये वेव नेचर को शो कर रही है। और अगर मैंने यहाँ पे बैरियर लगाया तो लाइट बैंड नहीं हो रही बल्कि लाइट सीधी चली गई। इसका मतलब लाइट जो पार्टिकल नेचर की भी होती है। तो यहाँ पे तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स बैंड नहीं होते, लेकिन वेव जो है वो क्या होती है, बैंड होती है। तो एक ही सोर्स से दोनों अलग अलग घटनाएं हो रही है, मतलब आपका जो लाइट जो होती है वो कैसे नेचर की होती है, बताइए, ड्यूअल नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहलाते हैं, यानी एक तो आपका चिकना पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है, यानी जैसे कि मैंने लिया दर्पण, दर्पण क्या होता है, एक चिकना पृष्ठ होता है, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद वापस लौटने की प्रक्रिया, घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, यानी लाइट जो टकरा के उस मीडियम में चली जाए, इंटर कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। टकरा के चली जाए क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। एक आपका विवर्तक और एक आपका परिकीर्णन, ठीक है ना। ये हम लोग आगे चल के क्वेश्चन में पढ़ेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए डायग्राम जो, डायग्राम की हेल्प से जो समझा देते हैं आपको। ये आपका कोई मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश में लाइट में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है, ठीक है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना, ध्रुवण का मतलब मैंने क्या बताया था बताओ, ध्रुवण का मतलब था पोलराइजेशन। क्या बताया था भाई, पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन की जो घटना है, ध्रुवण की जो घटना है वो क्या सिद्ध करती है, वो ये सिद्ध करती है कि प्रकाश जो है कैसी है, ट्रांसवर्स नेचर की है। वही क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को दोबारा से घुमा दिया गया है कि ट्रांसवर्स नेचर की होती है लाइट वेव्स, कैसे नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। यह कौन सा फिनोमेना बताता है, तो कौन सा फिनोमेना बताएगा बताओ, पोलराइजेशन। और उस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया कि जो पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है वो क्या सिद्ध करता है कि लाइट कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है, प्रगामी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो लाइट तो दो ही टाइप की बताई थी मैंने, एक आपकी अनुप्रस्थ और एक आपकी क्या बताई थी, बताइए, अनुदैर्ध्य बताई थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है वो लाइट के अनुप्रस्थ प्रकार को बताता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसका जो है आपको डायग्राम भी बता देता हूं मैं, थोड़ा सा डायग्राम से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमने दिखा रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड में है और मैग्नेटिक फील्ड का इधर की साइड में, ठीक है। तो ये आपकी वेव हो गई, अप एंड डाउन मोशन में चलती, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, सूर्य से लगभग
4 इंटू 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। देखिए मैंने बताया था कि जो आइंस्टीन भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया था E = mc²। यहाँ पे E क्या है आपकी एनर्जी है, E क्या है आपकी ऊर्जा है, और m आपका क्या बताओ द्रव्यमान है। क्या है द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या है प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8। 3 इंटू 10⁸8 इसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू यहाँ पे मास हो गया द्रव्यमान, और यहाँ पे हो गया आपकी एनर्जी। एनर्जी कितनी है बताओ 4 इंटू 10⁻26। ये लीजिए भाई E = mc²। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी रिलेशन के ऊपर इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन दे दिया। केवल कुछ नहीं करना, पुट करना। एनर्जी आपको गिवन है कि 1 सेकंड के अंदर, भाई ये दे रखा है कि 1 सेकंड में इतनी एनर्जी सन क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर एनर्जी किसी चीज में से निकल के आएगी तो उसका मास भी कम होगा। ये कब बताया था, ये उसी कंडीशन में है जब सन से जो लाइट आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है बताओ 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए मैंने कहा था कि अगर लाइट की स्पीड के बराबर कोई चीज चल रही है तो उसमें ये फॉर्मूला सही फिट बैठेगा। तो लाइट जो है वो इतनी स्पीड से आ रही है सन से वैक्यूम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, एयर के अंदर, तो इतनी स्पीड से अगर लाइट चलेगी और इतनी एनर्जी 1 सेकंड में वो निकाल रहा है तो उसका द्रव्यमान 1 सेकंड में कितना कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई एनर्जी ये आपका हो गया। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये तो गिवन है ये वाला E/T एनर्जी अपॉन में टाइम 1 सेकंड में, तो डिवाइडेड बाई 1, और मास डिवाइडेड बाई 1। 1 सेकंड में कितना मास उसका कम हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बताइए 9 किलोग्राम पर सेकंड। देखिए ये आपका जूल प्रति सेकंड में था, ये आपका केजी पर सेकंड में। मास जो है क्या आएगा किलोग्राम में आएगा। ऐसा यूनिट जो जूल है तो यहाँ पे क्या आएगी बताओ किलोग्राम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भाई, ये आपका सन है और सन से जो लाइट जाती है, तो ये बीच में जो स्पेस दिखा रखा है यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या है आपका बताओ, यहाँ पे वैक्यूम है। क्या है वैक्यूम है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है। और अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर जब लाइट आएगी तो यहाँ पे बताओ क्या है एयर है, हवा है, हमारे क्या है इन्वायरमेंट। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की गैसें हैं। तो यहाँ पे मीडियम क्या है एयर है, और यहाँ पे क्या वैक्यूम है। तो वैक्यूम से लेकर और एयर तक लाइट की जो स्पीड है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड रहता है। अगर हवा के अलावा किसी और माध्यम में जाएगी प्रकाश तो उसका जो है उसकी चाल में क्या आएगा फर्क आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम यानी लाइट की जो स्पीड है वो 3 इंटू 10⁻, कितनी है 8 है। ये सबसे पहले किसने दिया था 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले किसने दिया था भाई रोमर ने दिया था। किसने दिया था रोमर ने। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रोमर ने ये बताया था कि प्रकाश का जो वेग है 3 इंटू 10⁸8 होता है। किसमें होता है बताओ, ये वाला वैक्यूम में होता है। ध्यान रखना है किसमें होता है वैक्यूम में होता है इतना। उसके अलावा किसी मीडियम में होगा तो प्रकाश की जो चाल है वेग वो क्या हो जाएगा बताइए कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कम हो जाएगा भाई। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है, हाइड्रोजन में। मैंने बताया था कि प्रकाश का जो वेग है लाइट की जो स्पीड है सबसे ज्यादा किसमें होती है बताओ निर्वात में होती है। अभी उसी चीज का डिस्कशन कर रहे थे कि निर्वात के अंदर क्या होता है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हमारा स्पेस है वहां पे नो एयर एग्जिस्ट, वहां पर हवा भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। यानी वहां पर कुछ भी नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेस बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। तो स्पेस के अंदर लाइट की स्पीड सबसे क्या रहेगी बताओ ज्यादा रहेगी। ये आपका स्पेस है या निर्वात है। उसके बाद में यहाँ पे एयर हो गई तो यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद में ये मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर है तो वाटर में इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। उसके बाद में मान लो यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास में इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा पूछे तो किसमें होती बताओ, सबसे ज्यादा होती है किसमें भाई डायमंड के अंदर। सॉरी सबसे कम किसमें होती है बताइए डायमंड के अंदर होती है। यानी हीरे में पूछे तो सबसे कम होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मिनिमम किसमें होती है, मिनिमम किसमें होती है तो मैं कहूंगा
हीरे के अंदर, डायमंड के अंदर जो है प्रकाश की जो गति है वो सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा किसमें होती है बताओ, निर्वात में होती है। ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आई? ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है किसका, डायमंड का, सबसे कम होता है किसका, निर्वात का। निर्वात का कितना होता है बताओ, 1 होता है, इसका होता है 2.42। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें स्पीड उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम कितना होता है, 1 होता है, सबसे ज्यादा 2.42 होता है। बाकी सारे माध्यम इसके बीच में वेरी करते आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका डायमंड दिखा दिया है और ये आपका ग्लास हो गया, ये आपका पानी हो गया, ये आपका हवा होगी। तो लाइट में सबसे ज्यादा होती है और वैक्यूम में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम डायमंड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम में तापमान के वृद्धि, ये कहना है कि मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे 2 अलग अलग माध्यम है। यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर है, कैसा है, कोल्ड वाटर है, और यहाँ पे आपका कितना कैसा है, हॉट वाटर, यानी गर्म आपका पानी है, ठंडा पानी, गर्म पानी। दोनों के अंदर अगर मैं लाइट डालता हूं, इसके ऊपर यहाँ पे भी लाइट डालता हूं, यहाँ पे जो स्पीड है 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ कितनी 8 है। यहाँ पर जाने के बाद उनकी स्पीड में क्या डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा या सेम रहेगी? भाई क्वेश्चन पूछा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे मान लीजिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ का तापमान ज्यादा हो गया, तापमान में वृद्धि हुई है तो दोनों ही पानी, लेकिन पानी गर्म है मतलब तापमान बढ़ गया। तो तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, क्या लाइट की जो वेलोसिटी है उसमें कुछ चेंज होगा? तो ऑप्शन आएगा आपका वैसे ही रहती है, यानी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने से, तापमान बढ़ने से लाइट की जो वेलोसिटी है उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक है, बढ़ती है गलत हो गया, घटती गलत हो गया, सहसा गिर जाती गलत हो गया, वैसे ही रहती। नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन मीडियम इज चेंज। ठीक है, उसके बाद में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। भाई क्वेश्चन हम लोग कर चुके कि 3 अलग अलग माध्यम दे रखे हैं, जल है, वाटर, ग्लास और डायमंड, यानी H2O है, ग्लास है और आपका क्या है, डायमंड है। इन तीनों में निम्न क्रम में इनकी प्रकाश की चाल होगी। तो सबसे कम किसमें होगी बताइए? सबसे कम होगी किसमें, जल में। ठीक है ना, उसके बाद किसमें होगी, ग्लास में, उसके बाद किसमें होगी, डायमंड में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जल है, ग्लास है और डायमंड है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे 3/4 होता है शायद, यहाँ पे 4/3 होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, क्लियर भाई? यानी इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है बताइए, अलग अलग होता है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, उससे कम ग्लास का होता है और उससे कम किसका होता है बताइए, पानी का होता है। और सबसे कम किसका होता है बताइए, वैक्यूम का होता है 1। ठीक है, तो 1 और 2.42 के बीच में ही चलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी मिलेगा, जल, कांच और हीरा। ठीक है, ये आपका डायग्राम में देखिए, एयर वाटर हवा से पानी में जा रही है, हवा से ग्लास में और हवा से डायमंड में। तो आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि हवा से जब पानी में जा रहा है तो बहुत कम बैंड हो रही है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा बैंड हो रही है और डायमंड में सबसे ज्यादा बैंड हो रही है। यानी लाइट जितनी ज्यादा बैंड होगी, मीडियम उतना ही क्या है, ज्यादा डेंसर होगा। तो सबसे ज्यादा डेंस मीडियम कौन सा बताओ, डायमंड है, डेंसर मीडियम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं भाई। इसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, यानी जो सबसे हल्का होता है। तो इन तीनों में सबसे हल्का ये वाला, सबसे गहरा ये वाला, तो इसको सघन और विरल माध्यम बोलेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि लाइट जो बेंड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है। ठीक है, तो भैया आपका 1 सेकंड आंसर है। कितना आंसर आएगा बताइए, 1 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 1 सेकंड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सन से अर्थ तक आने में, यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो आपका लगभग कितना आएगा, 8 मिनट, लगभग 8 मिनट। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट सॉरी। और आपका चंद्रमा से पृथ्वी तक कितना लगेगा बताओ, 1 सेकंड। कितना लगेगा, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो सन से यहाँ पर अर्थ पे आने में
आपका 8 मिनट और यहाँ पे आएगा 1 सेकंड। ठीक है, क्लियर भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट लगता है। ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये हो गया भाई पहला वाला पार्ट। ठीक है ना, सेकंड जो पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, टाइमिंग देख लेते हैं। ओके ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपका, प्रकाश का वेग कितना है, प्रकाश का वेग कितना। तो आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 3 × 10⁸ सभी में 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना है कि 3 × 10⁻⁴ को मीटर पर सेकंड में लेके चलना है, मीटर पर सेकंड में लेके चलना है। तो ये प्रकाश का क्या है, वेग है। ठीक है, उसके बाद में भाई नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो ये आपका ऑप्शन आपके हैं, वर्ण मंडल है, आपका किरीट है, प्रभाव मंडल है, कोई भाग नहीं है। तो देखिए ये जो आपका सन है और यहाँ पे जो है सन की लाइट है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, किरीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, किरीट बोलते हैं। यानी किरीट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक है ना, कोरोना मतलब ये बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा भी हमें दिखाई नहीं देता और इसके बाहर वाला भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ जो सन की जो बाउंड्री है, ये वाली प्रकाश से पहले वाली, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। उस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है बताओ, कोरोना। ठीक है, क्लियर भाई। उसके बाद में भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। तो 460 सेकंड। ठीक है, ये आपके डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी अगर आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब है कंप्लीट तरीके से। देखिए ये डायग्राम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्य का ग्रहण लग रहा है। देखिए ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, कट रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा वो कट रहा है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, कट रहा है। इतना हिस्सा यहाँ पे और ज्यादा हिस्सा है, यहाँ पे और ज्यादा है। इसको अगर हम देखें तो कंप्लीट तरीके से जो है आपका जो है मून जो है उसने सन को ढक लिया है। ठीक है ना, ये कब होता है, देखिए यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है। ठीक है ना, तो इसने क्या करा, मून ने क्या किया, इसको कंप्लीट तरीके से इसकी सारी लाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया मून ने। तो हमको जो लाइट मिलनी थी अर्थ से, अर्थ के ऊपर जो लाइट मिलनी थी सन से, वो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम अर्थ से अगर सन को देखेंगे तो बीच में कौन आ गया बताओ, मून आ गया। तो इस मून की वजह से सन हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। कंप्लीट तरीके से सूर्य ग्रहण होता है ये वाला। इसको कितना समय लगता है, अधिकतम कितने समय तक हो सकता है। तो आज तक का जो डाटा है उसके हिसाब से 460 सेकंड का टाइम सबसे ज्यादा नोटिस किया गया है कि इससे ज्यादा सेकंड तक, इससे ज्यादा टाइम तक जो है सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भाई क्वेश्चन, भाई जल्दी जल्दी करते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, बीच में आपका चंद्रमा है। यहां से जो सन की जो लाइट आती है उसको ब्लॉक कर लेता है कौन, मून। और कहां पर नहीं आने देता बताओ, पृथ्वी पर नहीं आने देता है, उससे वहां पर छाया होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस डायग्राम के हिसाब से ये जो हिस्सा है यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच रही है सन की। इसका मतलब इस हिस्से के अंदर सूर्य ग्रहण, कई बार हमको पता चलता है कि सूर्य ग्रहण जो है इस बार भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अर्थ के जिस हिस्से के ऊपर, जिस हिस्से के ऊपर सन की लाइट नहीं पहुंच रही, उस हिस्से पर ही हम लोग सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका सूर्य ग्रहण। तो यानी इसका ऑप्शन आएगा चंद्रमा बीच में होता है। चंद्रमा कहाँ होता है बताओ, बीच में होता है, उस केस में क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है बताओ, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है बताओ, पूर्णिमा के दिन। कब होता है, पूर्णिमा के दिन। यानी पूर्णिमा का मतलब आपका जो मून है वो ब्राइटेस्ट होता है और फुल साइज का होता है, फुल साइज का। अमावस्या के दिन क्या होता है, सन जो अपने को मून जो दिखाई नहीं देता वो आपका कंप्लीट जीरो होता है। लेकिन आपका जो पूर्णिमा का दिन होता है उसमें आपका चांद जो पूर्ण होता है, पूरा चांद होता है, उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होती है। लेकिन जब उस पर ग्रहण लगेगा तो वो कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन ही लगेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, वो अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है ना, और चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा का दिन लगता है। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है ना, काटा हुआ हीरा का मतलब क्या हुआ? आप कभी गाड़ी का शीशा देखना, गाड़ी का जो शीशा होता है उसमें कई बार वो टूट जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है, उसमें इस प्रकार से क्या हो गया, स्क्रैच हो गया, फिर टूट गया, तो उसमें इस प्रकार की लाइंस आपको नजर आती हैं, ठीक है ना, ऐसे बिखर जाता है वो क्या होता है, उन लाइंस को जब ध्यान से देखेंगे तो वो क्या होती है, ब्राइट दिखती है, अपने को चमकती है वो लाइट, ठीक है ना। या आपका जो मिरर होता है वो भी कई बार टूट जाता है, तो जहां से वो टूटता है वहां पर ब्राइटनेस आपको ज्यादा दिखती है। इसका कारण क्या है? देखो, आपका जो डायमंड होता है, वो डायमंड जो इस प्रकार की शेप का कोई डायमंड है, हम क्या करते हैं, डायमंड को क्या करते हैं, कट करते हैं, डायमंड को क्या करते हैं, कट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तराशना। जब हम लोग डायमंड को तराशते हैं, तराशने के बाद डायमंड को हम लोग पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर डिजाइन देते हैं, उस डिजाइन से हम लोग उसका क्या करते हैं, कट करते हैं। देखिए ये आपका कटिंग कर रखी है हम लोगों ने, ठीक है, ये क्या करके कटिंग कर रखी है। अब ये जो कटिंग जो है ये इस प्रकार से करते हैं ताकि लाइट जो है इसके अंदर इंटर कर जाए, इसके अंदर इंटर कर जाए, लेकिन इंटर करने के बाद में इसमें से बाहर ना आ पाए, ठीक है ना। इसकी जो शेप है, इसका जो डिजाइन है डायमंड का, इस प्रकार से कट किया जाता है, इस प्रकार से कटिंग की जाती है ताकि अगर उसमें लाइट एक बार इंटर कर गई तो लाइट जो है उससे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी लाइट ऐसे एंगल पे गिरेगी कि उसके अंदर इंटर करने के बाद में वो अलग अलग सरफेसेस, अलग अलग फेसेस से टकराने के बाद में वहीं पर घूमती रहेगी, और जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी, उस लाइट की एनर्जी जब बार बार टकराएगी तो रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। तो परफेक्टली कुछ नहीं होता, तो हर बार एनर्जी का लॉस होता रहेगा। तो जब तक कंप्लीट तरीके से एनर्जी का लॉस नहीं हो जाएगा, जब तक जो डायमंड क्या करेगा बताओ, डायमंड जो चमकता रहेगा, डायमंड जो चमकता रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, किस फिनोमेना की वजह से होता है, लाइट का कौन सा फिनोमेना है उसके कारण ये हीरा चमकता है। तो पहला आपका है इसकी आणविक संरचना के कारण। देखो, आणविक संरचना के कारण का मतलब नहीं है अगर मैं डायमंड की जगह किसी और चीज को इस डिजाइन में काट दूं तो क्या उसमें हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, ये मानते हैं कि इसको पर्टिकुलरली जो है इस शेप में काटा गया है, लेकिन कह रहा है कि आणविक संरचना का मतलब क्या है, इसकी मोलिकुलर जो है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसका मोलिक्यूल इसके इस प्रकार के हैं, तो ऐसा नहीं है। मोलिक्यूल तो ये भी तो डायमंड ही था और ये भी डायमंड ही है, इन दोनों के मोलिक्यूल तो सेम ही है, इसमें तो नहीं हो रहा। इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी मोलिकुलर जो आपकी संरचना है, आणविक संरचना है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको जो काटा है तो काटने के बाद इसकी शेप इस प्रकार से डिजाइन की गई है। प्रकाश के शोषण के कारण ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रकाश का शोषण जो है इस पे लाइट डालेंगे तो इसमें भी लाइट जाएगी लेकिन बाहर निकल जाती है, तो प्रकाश को शोषित तो ये भी कर रहा है। तीसरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, चौथा कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो ऐसा कोई और गुण भी नहीं है डायमंड के अंदर, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो चमकता हो। तो एक फिनोमेना है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी टोटल, पूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है भाई जिसकी वजह से जो है डायमंड जो है चमकता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे अलग अलग यूज हैं, अलग अलग जगह पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, ठीक है। एक और फिनोमेना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। कई बार आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर जब जाते हैं गर्मी के दिनों में तो सड़क पे पानी भरा हुआ दिखाई देता है, तो पानी भरा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। कई बार आप देखते हैं कि बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, उसका भी कारण क्या है, TIR है, TIR की वजह से होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, डायमंड चमकता है। तो आपको क्या लिखना, ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से डायमंड जो है वो चमकता है। आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस वाले फिनोमेना के लिए, TIR के लिए दो कंडीशन जरूरी है। कितने कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन ये है कि जब भी हम लोग TIR को, फिनोमेना को देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि लाइट जो होती है वो क्या होगी, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी। देखो, हवा में से लाइट गई, यहाँ पे गिरी डायमंड पे, तो ये तो कैसा है, रेरर, ये कैसा है, डेंसर। तो डेंसर, रेरर से कहाँ गई बताओ, डेंसर में गई,
तो ये तो फिनोमेना यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लेकिन जब यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे कैसा है डेंसर, यहाँ पे कैसा है रेयर। तो डेंसर से जब कहां जा रही है, रेयर जा रही है, उस केस में ऐसा होगा। तो यहाँ पे डेंसर से रेयर जा रही है, तो उस केस में ये वाला फिनोमेना काम करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो कंडीशन पहली हो गई। तो देखो यहाँ पे मान लेता हूं मैं क्या, वाटर है, ये पानी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, एयर है, हवा है। हवा और पानी में कौन सा डेंसर है, तो पानी डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से लाइट जाएगी कहां पे जाएगी बताओ, रेयर मीडियम में जाएगी। उस केस में TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कब होता है, देखिए पहली कंडीशन समझ में आ गई, यहां से लाइट गई और यहां तक आने के बाद सीधी निकल गई। दूसरे केस में कहता है कि अगर मैं लाइट को इस एंगल पर डालता हूं, इस एंगल पर डालता हूं, तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पे एंगल जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री पे आ रहा था तो 0 डिग्री पे चला गया है, ठीक है ना। ये तो कैसा है, ये जब लाइट गिरी है तो कितने डिग्री पे गिरी है, 0 डिग्री पे। यानी नॉर्मल जो है वो और इंसिडेंट रे दोनों एक ही एंगल पे गिर रही है, इसका मतलब 0 डिग्री हो गया तो सीधे निकल गई। यहाँ पे क्या है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे θ1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे जब लाइट गई तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहां से जाने के बाद लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, क्योंकि डेंसर से जब रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। ये आपको रिफ्रैक्शन में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पहले आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है उस केस में क्या होगा, लाइट जो है नॉर्मल से दूर भागती है। क्या कौन नॉर्मल है, अभिलंब, अभिलंब। यानी व्हेन लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जब भी जाएगी लाइट रेज तो नॉर्मल से हमेशा दूर भागती है। नॉर्मल से कहां भागती है बताओ, दूर भागती है। तो देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल में कौन सा एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, यानी θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है। अच्छा अब कहता है कि अगर मैं इस एंगल को और बढ़ा दूं, अगर मैं थोड़ा सा एंगल इसको बढ़ा देता हूं, अब देखिए ये एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पहले कम था अब मैंने ज्यादा एंगल कर दिया। अब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये रे पहले कहां जा रही थी, यहां जा रही थी, लेकिन अब मैं यहां डालता हूं तो ये रे कहां जाएगी, इसके पैरेलल चली जाएगी। यानी ये एंगल और बढ़ गया, अभी पहले ये एंगल इतना था अब इसका और बढ़ गया, क्योंकि मैंने ये वाला एंगल बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ेगा ना साथ साथ, क्योंकि हमको पता है कि θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो θ3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन θ4। तो जैसे जैसे हम लोग पानी वाला एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हवा वाला एंगल बढ़ता चला जाएगा। कह रहा है कि आप ऐसा करो, बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा आप इस एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये तो बढ़ता जा रहा था, अब ये यहाँ इसके पैरेलल हो गया पानी के। अब इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये रे वापस टकरा के नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा था तो अब ये यहाँ पे पैरेलल हो गया, अब और ज्यादा बढ़ाएंगे तो वापस नीचे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर लाइट का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था बताओ, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज हो रहा था, लेकिन अब लाइट जो है पानी में से गई और टकराने के बाद वापस पानी में आ गई, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला है इसने, रिफ्लेक्शन बोला है, वापस आई टकरा के। तो इसमें दो कंडीशन है कि ये वाला जो एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं कैसा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल के ऊपर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना डिग्री होना चाहिए बताओ, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे जब मैं 0 डिग्री पे डाल रहा था तो 0 डिग्री था, यहाँ पे मान लो कि मैं 30 डिग्री पे डाल रहा हूं तो ये वाला कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री है। तो 30 पे 60 हो रहा है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, 45 कर दिया, कितना कर दिया 45, तो ये कितना हो गया बताओ 90। तो 45 डिग्री पे जब मैं डाल रहा हूं तो एंगल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो कह रहा है कि ये जो एंगल इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर मैं लाइट को इस एंगल पे डाल रहा हूं तो यहाँ पे TIR नहीं हो रहा, यहाँ पे डालता हूं तो भी TIR नहीं हो रहा। अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जाता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा उस एंगल के ऊपर बाहर का जो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के बाद अगर मैं एंगल को थोड़ा सा भी इंक्रीज करूंगा तो लाइट रेज वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और ये फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब डायमंड का केस में क्या है, डायमंड की जो कटिंग है वो कुछ ऐसे ही की गई है कि जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो उस सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है,
एंगल ऑफ क्या इंसिडेंट इतना ऐसा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो लाइट वापस टकरा के उसी डायमंड के अंदर चली जाएगी। फिर यहाँ पे भी ऐसी कटिंग कर रखी है तो वापस इसके अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसी कटिंग कर रखी है तो क्या होगा, वापस फिर इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे डायमंड की जो लाइट है वो इसके अंदर क्या रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से डायमंड क्या होता है बताओ, ब्राइट करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? इसका आंसर क्या आएगा बताइए? इसका आंसर आएगा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ, अपरावर्तन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बताओ परावर्तन, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन। विवर्तन मैंने बताया था आपका क्या होता है, डाइफ्रैक्शन होता है, और प्रक्षेपण क्या होता है, प्रक्षेपण का मतलब होता है लाइट का 7 कलर में टूट जाना, डिस्पर्जन। ठीक है ना, डिस्पर्जन। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि पानी के अंदर जो आपका बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, अपवर्तन। कैसे देखो, यहाँ पे मान लीजिए कि वाटर है भाई, और यहाँ पे क्या एयर है, यहाँ पे पानी का बर्तन है मान लीजिए ये, ठीक है, ये वाला बर्तन मान लीजिए, इसमें यहाँ पे सिक्का पड़ा हुआ है। ठीक है, बाहर से कोई आदमी इसको देख रहा है ऊपर से, ये उसकी आंख हो गई, इसको देखेगा तो क्या होगा, यहां से सिक्के से लाइट जाएगी और इसकी आंखों में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो रहा है कि जब लाइट यहां से सिक्के से निकल के और यहाँ पर टकराई वाटर के सरफेस पे, यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, 0 डिग्री पे टकराई तो 0 डिग्री के वापस चली जाएगी सीधी, तो यहाँ पे पहुंच गई। कह रहा है कि अगर यहां से लाइट अगर मैं यहां डालूं इस पॉइंट के ऊपर, तो देखो यहां पर तो कितना डिग्री था, 0 डिग्री था, यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। अब कहता है कि लाइट जो डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयर में जा रही है, और ये कौन हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ी दूर भागती है। तो अगर मैं सिक्के को बिल्कुल ऊपर से, सिक्के के बिल्कुल ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिक्का वहीं पर दिखाई देगा जहां पर एक्चुअल में है। लेकिन अगर मैं सिक्के को थोड़ा टेढ़ा करके देखता हूं, किसी एंगल पर देखता हूं, तो देखो क्या होगा, सिक्के से लाइट ऐसे आ रही है, यहां टकराई, अब जाने तो सीधी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे पानी से कहा जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, तो अब लाइट जो बैंड हो गई यहां पहुंच गई। अब हमारी आंख को लगता है कि सिक्का तो यहां पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास लाइट कहां से आ रही लग रही है, हमें लग रहा है कि लाइट हमें यहां से आ रही सीधी, जबकि लाइट आ कहां से रही है, ऐसे, और फिर बैंड होकर आंखों के पास जा रही है। लेकिन हमारी आंख तो कैसे दिखती है, आंख तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइट को देखेगी कि मेरे पास जो लाइट आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है, तो आंख के हिसाब से वो लाइट यहां से इस जगह से आ रही है, तो सिक्का एक्चुअल में कहाँ है, नीचे है, लेकिन आंख को कहां दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। यानी पानी के भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन हो गया, यानी अपवर्तन हो गया, अपवर्तन की वजह से दिखता है भाई। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है, ये देखिए मैंने बताया था यहाँ पे सिक्का पड़ा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पानी से लटक कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ दिखाई देता है। भाई ये सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। ठीक है ना, अपवर्तन के कारण अगर हम पानी के अंदर कई बार बैठ जाते हैं तो पानी के अंदर हमारा पैर जो जब लटकाते हैं तो क्या होगा भाई, वो आपको थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए इस बच्चे की जो हाइट है वो ऊपर, पानी के ऊपर ज्यादा दिख रही है, नीचे कम दिख रही है। ठीक है ना, उसका कारण क्या है, अपवर्तन है। नेक्स्ट आपका है भाई, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। इनकी व्याख्या की जा सकती है, किसके ऊपर की जाती है, परावर्तन और विवर्तन की घटना पे, परावर्तन और पारगमन, विवर्तन और पारगमन, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन। ठीक है, अब देखो ये आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो होती है आपकी सीडी को जब हम लोग सन की लाइट में लेके जाते हैं तो वहां पर इंद्रधनुष की तरह 7 रंग दिखते हैं। उसका कारण क्या है, तो कहता है कि 3 कारण होते हैं। एक तो आपका अपवर्तन। अब डिस्क के बारे में समझ लेते हैं। डिस्क, ये वाली डिस्क है। अब डिस्क पे होता क्या है, एक प्लास्टिक की ऐसी गोल सर्कुलर डिस्क होती है, उसके ऊपर पहले क्या करते हैं, पहले उस पर यहाँ पे लिक्विड फेंकते हैं। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड होता है, उस लिक्विड को यहाँ पे डाल देते हैं, और उस लिक्विड के ऊपर क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का दूसरे वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसके ऊपर चिपका देते हैं। ठीक है ना, दोनों मटेरियल के बीच में क्या हो गया बताओ, लिक्विड हो गया।
ठीक है ना, उस लिक्विड का कुछ ना कुछ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो कह रहा है कि जब लाइट आती है उस सरफेस के ऊपर गिरती है और गिरने के बाद में ट्रांसपेरेंट सरफेस पे गिर के जब नीचे वाले सरफेस के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के पास जाती है, तो उस लिक्विड में क्या होगा बताओ, अपवर्तन होगा। यानी रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम जा रही है। मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो अपवर्तन तो हो गया। तो अपवर्तन तो इन तीनों में किसी में नहीं है, तो आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। फिर भी देख लेते हैं विवर्तन क्या होता है। विवर्तन मैंने बताया था डाइफ्रैक्शन। लाइट क्या होगी, यहाँ पे जाएगी ना तो कॉर्नर्स पे क्या होगी बताओ, बैंड होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे विवर्तन हो जाएगा। और पारगमन का मतलब आर पार निकल जाएगी, उसमें से क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी लिक्विड में से, ठीक है ना। तो वो होता है आपका फिनोमेना। तो अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन तीनों टाइप के क्या होती हैं, फिनोमेना होते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, ये लीजिए डायग्राम की तरह दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आपका थिन फिल्म ऑफ ऑयल, यहाँ पे ऑयल है, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में क्या है, ऑयल या फिर कोई लिक्विड होता है, वो इसमें डला हुआ होता है। लाइट गिरती है तो टकराने के बाद में इसके अंदर जाती है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। और फिर तीसरे मीडियम में जाती है तो पारगमन हो जाता है, ठीक है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। सेम क्वेश्चन है भाई, मछली की जगह हमारा क्या था, सिक्का था। पानी के अंदर पड़ा हुआ सिक्का हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका ऑप्शन क्या रहेगा बताओ, अपवर्तन। क्या रहेगा बताओ, अपवर्तन रहेगा। क्या रहेगा, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति, उसी क्वेश्चन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया गया है। कंडीशन वही रहेगी, अगर पानी के अंदर कोई चीज पड़ी है और हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उसका उल्टा कर लो, आप पानी के अंदर हैं, आप पानी के अंदर है, तो कह रहा है कि पानी के अंदर अगर कोई आदमी है, पानी के अंदर कोई आदमी है और वो पानी के बाहर वाली चीजों को देखता है, मान लो कि ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, तो अगर मैं यहाँ खड़ा होके इस पक्षी को देखता हूं तो पक्षी मुझे उतना ही ऊंचा दिखाई देगा जितना ऊंचा वो उड़ रहा है। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर से अगर इस पक्षी को देखूंगा मैं, तो क्या होगा, ये आपकी एक्चुअल हाइट से थोड़ा सा कम हाइट पे दिखेगा, ठीक है ना। अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा। यानी आपका पक्षी यहाँ की बजाय मुझे यहाँ दिखेगा। कब, जब हम लोग नीचे पानी में से कहा देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। तो एक्चुअल जो हाइट तो कितनी थी, इतनी, लेकिन जब मैं पानी में से देख रहा हूं तो मुझे हाइट कितनी दिखेगी बताओ, इतनी दिखेगी। तो ये आपकी कंडीशन है, किसके कारण होती है वाली, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भाई डेंसन से रेयर जा रहा है, पानी से हवा में जा रहे हैं। सिक्के के केस में क्या था, हवा से कहा रहे थे बताओ, पानी में आ रहे थे। यानी दोनों ही केस में कंडीशन वही है, मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम जो चेंज होता है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के कारण ही हमें मछली जो है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, सिक्का भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पैर अपने जो है लटका के बैठते हैं पानी में तो पैर भी ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो पक्षी और एरोप्लेन या बाहर की चीजें हैं वो हमें उस एक्चुअल हाइट से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या बताओ, उसका कारण क्या है, आपका अपवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, पानी में डूबी एक छड़ी किस समवर्ती के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं बताओ, तो वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे भाई, ठीक है। वो सारे क्या होंगे भाई, सेम होंगे, ठीक है। ये रहे, पानी में डूबी हुई छड़ी किस समवर्ती के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा बताओ, अपवर्तन आएगा। क्या आएगा बताओ, अपवर्तन आएगा, ठीक है ना। ये वाला पानी में जो आपकी पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वही कारण है, जो हिस्सा पानी के अंदर है उसको हम लोग क्या देखेंगे, डेंसर मीडियम की तरह ट्रीट करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रेयर मीडियम की तरह ट्रीट करेंगे। तो वहां पे लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो नॉर्मल से क्या होंगी, बैंड होंगी, या तो अवे या टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड होंगी। उस वजह से उनकी पोजीशन में क्या होता है, चेंज होता है, उससे वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, यानी रेयर मीडियम से डेंसर में जाती हैं, काफी बार बता चुके हैं, रेयर मीडियम से और डेंसर मीडियम में जाती हैं तो क्या होती हैं, बैंड हो जाती हैं। क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है टुवार्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। ये देखो लाइट रे जा रही है, हवा में जा रही है, हवा से पानी में जाएंगी, तो जाना कहाँ चाहिए, इनको सीधा जाना चाहिए। लेकिन मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आपका कौन है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल की वजह से क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे टुवार्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या हो गई,
बैंड होगी। अगर इसी केस में उल्टा होता, यहाँ पे वाटर होता, यहाँ पे हवा होती, तो ये लाइट रे ऐसे जाने की वजह कैसे जाती, ऐसे जाती, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, ठीक है ना। तो सीधी दिशा में चली जाती, गलत हो गया। अविलंब से दूर हटती है, गलत हो गया। अविलंब की ओर झुक जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स भाई नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश सरल सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ हो। दो कंडीशन बताई थी मैंने, पहला कि आपके सघन माध्यम से कहा जानी चाहिए, विरल माध्यम में, ठीक है ना, यानी सघन से विरल, डेंसर से रेरर मीडियम में जानी चाहिए लाइट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी बताओ, दूसरी कंडीशन ये थी कि आपतन कोण से अधिक के साथ, यानी जो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसकी वजह से जो आउटर एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उस एंगल की पहचान कर लीजिए, उस कोण से अधिक अगर आपका कोण है तो आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंद्रधनुष किस कारण बनता है भाई, इंद्रधनुष के अंदर क्या होते हैं, तीन फिनोमेना होते हैं। कौन से तीन फिनोमेना होते हैं, कौन कौन से भाई, एक आपका होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। ऑप्शन में दो दो ही दे रखे हैं, तो देखो एक तो क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है बताओ, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। ये पानी की ड्रॉप है, लाइट यहाँ पे आएगी, पानी की ड्रॉप में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये आपका एयर है, ये आपकी वाटर ड्रॉप है। भाई क्या होता है, बारिश के बाद में मौसम में नमी हो जाती है, उस नमी की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर की ड्रॉप है वो इन्वायरमेंट में फैल जाती हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज कैसा होता है, शेप कैसी होती है बताओ, उनकी शेप कैसी होती है बताओ, स्फेरिकल शेप के होते हैं वो, ठीक है। अब स्फेरिकल शेप की वजह से वहां पर लाइट जब गिरेगी तो रेयर से कहा जाएगी डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा वहां पे। तो अपवर्तन तो हो गया, इसमें भी अपवर्तन, सभी में अपवर्तन है। दूसरा फिनोमेना क्या है कि जब लाइट रेज इसके अंदर जाएंगे तो एक फिनोमेना होगा TIR। क्या होगा, TIR, जो हमने पढ़ा था। लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो देखो यहां से तो रेयर से कहां जाएगी, डेंसर। अब क्या होगा, एक बार टकराने के बाद वापस यहां आएगी, यहां पे क्या हो रहा है बताओ, TIR हो रहा है। डेंसर से कहा जा रही है बताओ, रेयर जाएगी तो वो वापस उसी में आ जाएगी, से कहा जाएगी रेयर जाएगी तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, तो उसको TIR बोलते हैं। तो यहाँ पे TIR और लिख दूं मैं सभी में, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना। तीसरा जो दिक्कत है वो क्या है आपकी, कि वो लाइट जब बाहर आएगी तो वो 7 अलग अलग कलर के अंदर होगी, 7 अलग अलग कलर्स में होगी। वो कलर कौन कौन से हैं, विबग्योर है, वॉयलेट से लेके और रेड तक 7 अलग अलग कलर में फैल जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिकिरणन। क्या बोलते हैं, परिकिरणन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है ये की बजाय कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी अपवर्तन, प्रक्षेपण और TIR। परावर्तन नहीं होता है, लाइट जो है परावर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर यहाँ पे लिखा होता पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो मान लेते कि वो TIR है, लेकिन यहाँ पे परावर्तन है, तो यहाँ पे अपवर्तन और TIR और तीसरा क्या, प्रक्षेपण। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन, यानी 7 अलग अलग कलर में टूटना क्या कहलाता है बताओ, प्रक्षेपण कहलाता है। अब इसमें छोटी सी बात आपको और बता दो कि जो आपका जो रेनबो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक आपका डबल रेनबो होता है, एक आपका प्राइमरी रेनबो होता है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, ऊपर तो रेड कलर होता है और नीचे वोलेट होता है। इसमें उल्टा होता है, ऊपर वोलेट होता है, इसमें नीचे क्या होता है, रेड होता है। ऐसा क्यों होता है कि वाटर की ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। कुछ ड्रॉपलेट्स ज्यादा हाइट पे होती है, कुछ ड्रॉपलेट्स कम हाइट पे होती हैं। उन दोनों ड्रॉपलेट्स पे लाइट अलग अलग एंगल पे गिरती है, उसकी वजह से कहीं कहीं पे आपका इन्वर्टेड रेनबो बन जाता है और कहीं कहीं पे सीधा रेनबो बनता है, ठीक है। ये जो रेनबो होता है बहुत ही फेड होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है, धुंधला दिखाई देता है, दिखाई ही नहीं देता मोस्ट ऑफ, तो इसमें यही दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो रेनबो भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो के अंदर ऊपर की साइड में रेड होता है और अंदर की साइड में क्या होता है, वोलेट होता है। सेकेंडरी में उसका रिवर्स होता है, वो आपको हल्का दिखाई देता है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 17 है, मर्ग मरीचिका मिराज बनाने वाली परिघटना। मैंने आपको बताया था कि गर्मी के दिनों में सड़क के ऊपर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी, ये किसकी वजह से होता है बताओ? ये वाला मिराज जो है ये होता है TIR की वजह से, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, पेट या शरीर के एनी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। भाई ये आपकी जो एंडोस्कोपी तकनीक जो है, ठीक है ना, एंडोस्कोपी जो हम करवाते हैं तो वो किस प्रोसेस के तहत होती है? तो देखो क्या होता है, शरीर के अंदर पतली पतली क्या होती है बताओ? नर्व्स होती है। क्या होती है? नर्व होती है, ठीक है ना। तो कई बार आप देखे होंगे कि भाई हार्ट की जो ऑपरेशन होता है तो उसमें कहते हैं कि छल्ले डाले गए हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्कोपी टेक्निक होती है, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। अब क्या होता है, इसके लिए कौन सी प्रिंसिपल का यूज करते हैं? तो वो होता है पूर्ण आंतरिक, TIR। मैंने कहा था कि TIR का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। मिराज हो गया, ठीक है, एक आपका इंद्रधनुष बनना हो गया, इस तरह के जो एग्जांपल्स है, एक डायमंड का जो ब्रिलियंस है, चमकता है, वो भी इसी वजह से होता है। और एक क्वेश्चन और आ गया ये वाला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो एंडोस्कोपी टेक्निक पे। क्या होता है, पतली पतली क्या होती है, नलियां होती है, बहुत पतली पतली। देखिए ये तो नर्व्स हो गई, जो आपकी नर्व होती है, नाड़ियां होती है, बहुत पतली होती, उनसे भी पतली एक क्या होती है, पाइप होती है मेटल की। उस मेटल की पाइप को क्या करते हैं हम लोग, बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डालते हैं, और नर्व्स के जरिए बॉडी के अंदर डालते हैं, और उसमें क्या होता है, लाइट डालते हैं। अब वो लाइट जो है उन पाइप्स के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब देखो ये जो पाइप होती है, स्पेशल टाइप की पाइप होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, ये जो पाइप होती है स्पेशल टाइप की पाइप होती है। इन पाइप्स के अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। तो लाइट जब यहाँ पे डालेंगे, तो लाइट अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो बाहर तक जो लाइट आएगी वो क्या आएगी, 100% लाइट आएगी। मतलब इन ट्यूब्स के अंदर, इन पाइप्स के अंदर, इन वायर्स के अंदर क्या होता है, लाइट का क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता। लाइट 100% लाइट क्या होती है, बाहर जाती है। लॉस ऑफ लाइट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि इनके अंदर लाइट जब जाएगी तो यहाँ पे कौन सा मीडियम बताओ, रेयर। यहाँ पे कौन सा है, डेंसर मीडियम है ये वाला। यहाँ पे इस पाइप के बाहरी वाले हिस्से पे एक लेयर होती है, मोटी लेयर, ये डेंसर मीडियम होता है, ये रेयर मीडियम होता है। तो डेंसर से जब रेयर जाएगी तो टकरा के वापस आ जाएगी, क्योंकि ऐसे एंगल पे गिरेगी, वो एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो उससे लाइट जो है टकरा के वापस उसी मीडियम में चलती रहेगी, और वो ज्यादा देर तक जाएगी, ज्यादा दूर तक जाएगी, और उसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल कम होगा, ठीक है ना। ये होती है आपकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, वो आपका है, तरल में भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर। वही क्वेश्चन है कि कोई भी जो सरफेस ऑफ कोई बीकर है, इसका सरफेस है वो हमें ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, तो सिक्के वाला क्वेश्चन भी हो गया। और जितने भी क्वेश्चन है वो इसी फिनोमेना पे होते हैं, तो उसका मतलब है अपवर्तन का फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, कंडीशन क्या है, वायु से कांच में जाए, लाइट कहां जाए, वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में, जल से कांच में। तो मैंने बताया एक ही कंडीशन है, डेंसर से कहां जाएगा, रेयर में जाएगा। डेंसर से कहा जाएगा, रेयर में। तो डेंसर मीडियम से रेयर में देख लीजिए कौन सा है, ये आपका रेयर है, ये डेंसर है, तो गलत हो गया। ये आपका डेंसर है, ये रेयर है, ये सही हो गया। ये आपका रेयर है, ये आपका डेंसर हो गया, गलत हो गया। ये आपका रेयर है, ये डेंसर है, गलत हो गया। तो कांच से वायु में, यानी डेंसर से रेयर में जाइए तो वो क्या होगा, आपका सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब एक बार मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि सर आए एक बार, आइए सर। जय भाई आप सब लोगों को मेरी तरफ से। और आज का भाई आपका सेशन आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट रहा होगा। सर को चंडीगढ़ से बुलाया स्पेशली, और पसीना बहा रहे हैं आप लोगों के बीच में। ये सिर्फ आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का व्यवहार है कि यहाँ तक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सो थैंक यू। अगर जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है ये कि भाई जो सोनू सर को जो चार्ज आप करेंगे, और वो चार्ज कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा सर की क्लास को शेयर करेंगे। हर बच्चा लाइक करेगा सर की क्लास को, चैनल लाइक हो ना हो लेकिन सर की क्लास पक्का लाइक होनी चाहिए। और प्रत्येक बच्चा ये सोचे कि जब कोई बंदा चंडीगढ़ से, आपको पता है सर कौन है, नेट जीआरएफ क्वालिफाई है हमारे ये, और आजकल आपके ये भी पता है कि कहां पर जॉब कर रहे हैं, जो कि हरियाणा का मेन ऑफिस है उसमें जॉब कर रहे हैं सर। फिर आपके बीच में
ये अपनी क्लास लेके आए हैं, अपना कीमती समय, इनकी एक सेकंड कीमती है, तो आप जरूर एक बार प्रेम दिखाएंगे। बाकी सर ने बड़ा अच्छा कराया, आज मैं देख भी रहा था। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरीके से आई थिंक मेरे हिसाब से बच्चों को समय देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।